डिफिकल्टी आएगी काटने में। ये वो ऊपर की ऑक्सीजन काट देता है कि डायमीटर ओनली इंक्रीज हो, लेंथ ना इंक्रीज है और उसे फायदा हो जाए। उसकी हाइट कम थी ना मैम डिकैपिटेशन कर देते हैं ना। मैम डिकैपिटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है वो। और उसका फेवरेट कलर टमाटो और टोमेटो एंड पाइनएप्पल। टमाटो पाइनएप्पल, ये दो से है ना, टमाटो पाइनएप्पल। उनके अंदर क्या कराते थे, फ्लावरिंग वगैरह, और ये चाहता था प्लांट पे जो वो है फ्रूट्स लीव्स वो सब ज्यादा टाइम तक के लिए रहे। और जिब्रेलिन का यूज किस में करते थे हम, जिब्रेलिन वो मैम उसको लंबे समय तक क्या एप्पल वाला ही ध्यान रखना, क्योंकि एप्पल जो होता है विंटर्स वहां पे एरियाज में रहता है, जैसे कश्मीर वगैरह, तो वहां पे फिर वो रास्ता मैम ग्रेप्स की स्टॉक बढ़ाने के लिए करते थे। चौक और शुगर केन का इंटरनोड इलोंगेशन कराना, यस मैम। बोल्टिंग कराना रोजेट प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इंटरनोड इलोंगेशन हो जाना फ्लावरिंग से पहले, इसको बोल्टिंग बोल देते हैं। मैम राइपनिंग प्रिवेंट करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट वन वी हैव साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का केमिकल नेचर क्या होता है, दिस इज अ प्यूरीन डेरिवेटिव। प्यूरीन, और कौन सा प्यूरीन, एडेनिन। एडेनिन डेरिवेटिव होता है ये। इसके अगर आप प्रिकर्सर की बात करोगे, इसका प्रिकर्सर होता है बच्चे लोग टीआरएनए। प्रिकर्सर वही आ रहा है। डिस्कवरी किसने की थी, Hugh and his co-workers। स्कूप्स और उनके कोवर्कर ने इसकी डिस्कवरी की थी किसके अंदर, टोबैको। ये याद रहे। जापानीज थे क्या? क्या क्या मैम ये भी जापानीज थे क्या? नहीं, जापान के तो नहीं थे, जापान वाला तो सिर्फ जिब्रेलिन वाला है। ओके मैम, इनके नाम से लग रहा है। मैम कोवर्कर्स लिखा आपने। हाँ, कोवर्कर, स्पेलिंग गलत हो गया ना। सही तो मैम। ठीक है, स्कूप और उनके साथ काम करने वाले लोग। अब साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो ये तो सिंपली आप याद रख सकते हो, इसका एक और सिंपल ही काम होता है क्या, सेल डिवीजन कराना। और इसी के ऊपर ये सिंपली क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन को प्रमोट करना होता है। अब इसको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट किसके ऊपर, साइटोकाइनेसिस, साइटो सेल काइनेसिस डिवीजन। एंड डिस्कवर्ड हुआ था ये किसकी फॉर्म में, काइनेटिन की फॉर्म में। काइनेटिन क्या है, काइनेटिन एडेनिन की मॉडिफाइड फॉर्म है या फिर एडेनिन का डेरिवेटिव है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये क्या होता है, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। डीएनए तो पता है मैम। हैरिंग का मतलब एक फिश है ये। एक फिश से क्या किया, फिश का स्पर्म निकाला गया एंड उस स्पर्म के डीएनए के अंदर देखा गया है। ये आपका स्पर्म का डीएनए लिया, उस स्पर्म को ना, अगर आप इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाले वे पे जाओगे ना, तो इन्होंने क्या किया, स्पर्म लिया, उसको 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा 10 मिनट तक के लिए। फिर इन्होंने क्या देखा, भाई स्पर्म को इतना हाई टेम्परेचर दे रहे हैं 10 मिनट तक के लिए, तो यहाँ पे जो स्पर्म था इससे हमको क्या मिला, प्यूरीन और पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स मिल गए। और इसी प्यूरीन के डेरिवेटिव से इन्होंने काइनेटिन का सिंथेसिस किया। ये नेचुरली मतलब काइनेटिन की फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता ये। हमने इसको क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर देके तब इसको काइनेटिन में कन्वर्ट कराया। तो नेचुरली प्रेजेंट नहीं है ना, हमने No. इसको isolate कराया, इसको निकलवाया, इसको बनवाया। कहाँ से, हैरिंग फिश से, हैरिंग फिश के का स्पर्म से, ठीक है। डिस्कवरी स्कूब ने की थी। अब ये वाला ये क्या कहा है, ये आइसोलेशन है ना। यस मैम। ये आइसोलेशन जो किया था हमारे कौन से साइंटिस्ट ने किया था, मिलर साइंटिस्ट ने किया था।
मिला साइंटिस्ट ने इनका आइसोटोप, जो चीजें साइड बाय साइड लिखवा रही हो ना, इनको लिखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ो। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, ये आपको बता दिया। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस, अगर मेरे को नेचुरल सब्सटेंस चाहिए विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, की उसके अंदर भी जैसे साइटोकाइनिन की एक्टिविटी ऐसी है, उसकी वजह से हमें एक नया कंपाउंड मिला। देखो काइनेटिन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, स्पर्म के फिश से लिया, उसके जैसा ही एक और कंपाउंड देखा गया जिसको हम बोलते हैं जिएटिन, जिसको आपका मेज प्लांट से लिया था, ने लिखा भी होगा ये कॉर्न कर्नल से या फिर कोकोनट मिल्क से इसको आइसोलेट किया गया था। दिस इज G18। तो अगर आपसे पूछे साइटोकाइनेट को किस फॉर्म में आइसोलेट किया गया है, दो फॉर्म्स में। पहला सेकेंड वन और G18, दोनों को किस किस से निकाला गया ये भी याद रख लोगे? यस मैम। वेरी गुड। फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ G18, जैसे ही हमारा G18 की डिस्कवरी हुई, सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन एंड कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। मतलब जैसे जैसे G18 का बाद में हुआ, उसके बाद कुछ नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स भी मिल गए हमें, और कुछ हमने सिंथेटिकली बना भी लिए थे, जिनके पास कैसी प्रॉपर्टी थी, जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे थे। नेचुरल जो साइटोकाइनिन होते हैं वो सिंथेसाइज किस रीजन में पाए जाएंगे, जिस रीजन में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा होगा, जैसे रूट के एपेक्स वाले पार्ट पे, शूट के एपेक्स वाले पार्ट पे, यंग फ्रूट्स के अंदर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन कहाँ पे पाया जाएगा, इस वाले पॉइंट को हाईलाइट कर दो। रूट एपिसिस पे, डेवलपिंग शूट बर्ड्स पे एंड एट द यंग फ्रूट्स। क्लियर? यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है किसी को? नो मैम। इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू, ये नई नई लीव्स बनवाने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप कराने में, शूट की ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन कराता है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हाईलाइट करो, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। वो कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है? ऑक्सिन। ऑक्सीजन और ये इसको क्या करता है? रोकता है। करता है। साइटोकाइनिन। तो दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए, नहीं हो गए? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। क्लियर? यस। अब एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, अगर मैं आपसे बात करूंगी कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करें रूट की और बात करें शूट की, तो रूट और शूट में से किस वाले रीजन में सबसे ज्यादा साइटोकाइनिन पाया जाए? मैम रूट रूट वाले रीजन में। रूट को ज्यादा बढ़ाना है हमको या शूट को ज्यादा बढ़ाना? शूट को बढ़ाना है। शूट को बढ़ाना है, तो हमको कहाँ पे चाहिएगा ज्यादा? शूट में चाहिएगा। शूट में चाहिएगा साइटोकाइनिन एज कंपेयर टू ऑक्सिन। और रूट्स में हमको क्या चाहिए ज्यादा? ऑक्सिन चाहिए एज कंपेयर टू साइटोकाइनिन। इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था TYQ में। तो सिंपली चीज याद रखना, हमें हाइट किसकी बढ़वानी है? हमें शूट की हाइट ज्यादा बढ़वानी, इसलिए यस। इसलिए इसके अंदर साइटोकाइनिन ज्यादा में प्रेजेंट होता है, एंड ये दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट वर्क करते हैं। तो गारंटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस पे। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट ओल्ड पार्ट से यंग पार्ट में मोबिलाइज होने का भी हेल्प करते हैं ये। इसके साथ साथ विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, लीफ का जो सेनेसेंस है कि लीफ अर्ली फॉल ना हो जाए, लीफ जल्दी डेड ना हो जाए, उसको भी डिले करते हैं। ठीक, तो अब ये लीफ को बूढ़ा होने से रोक रहा है, तो क्या मैं इस हार्मोन को एंटी एजिंग हार्मोन बोल सकती हूँ? यस मैम। लिख दो फिर इसको, एंटी एजिंग का काम कर रहा है। एक और हार्मोन था जो कि सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा था, जो ओल्ड लीव्स हो चुकी हैं, जो राइपन फ्रूट्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी टूट के सही में ऑक्सीजन था।
ऑक्सीजन तो नहीं होगा, न्यूक्लियर ही होगा। हाँ। क्वेश्चन रिपीट करना मैम। देखो क्वेश्चन सुन लो, ये क्या कर रहा है, सेनेसेंस को डिले करा रहा है कि भाई जो ओल्ड वाला पार्ट है ना वो प्लांट के ऊपर ही लगा रहे, ओल्ड ही ना हो। एक हार्मोन था जो कि क्या कर रहा था कि भाई अगर तुम ओल्ड हो चुके हो ना तो टूट के नीचे गिर जाओ। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। Building ही था, मैं कंफर्म जी बिल्डिंग था। यंग पार्ट को तो बोल रहा था कि आप प्लांट के ऊपर ज्यादा टाइम तक रहो, और ओल्ड वाले को बोल रहा था कि आप भाई गिर जाओ यार। मैम ऑक्सीजन था, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, आपने बताया था। ऑक्सीजन सब पढ़ना था। ऑक्सीजन था मैम। मैम देख- ये वाला पैराग्राफ दे हैव टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ रॉट। स्टेज में बट एब्सेशन ऑफ ओल्डर एंड मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, उनका एब्सेशन करा रहा है। यस मैम ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो हमने एंटागोनिस्टिक टाइप से बात कही थी वो एक और जगह पे एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही है? यस मैम। क्लियर। एक ये मोबिलाइजेशन वाले पे भी क्वेश्चन आता है पीवाईटी में, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो न्यूट्रिएंट्स के मोबिलाइजेशन को बचाता है, इसी वजह से इसको एंटी एजिंग बोलते हैं कि ओल्ड होने लग रहा है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उठा उठा के दे देंगे ताकि वो उसकी ओल्डिंग होने का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाए थोड़ा, इसलिए हम इसको यस अब मोबिलाइजेशन करा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फ्रूट्स है या फिर लीफ है उनके शेल्फ लाइफ बढ़वा रहा है, नहीं यस शेल्फ मैम। प्लांट के ऊपर ज्यादा है, यस मैम। इसीलिए शेल्फ लाइफ बढ़वा रहा है, मतलब सारे अच्छे अच्छे काम ये कर रहा है। इसलिए बोल देता है कि ये जो हार्मोन है ये फेमिनाइजिंग इफेक्ट दिखाता है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट ये आपका दिखाता है। और जो जिब्रेलिन था हमारा, वो जिब्रेलिन कैसा दिखाता है, वो मस्कुलिन इफेक्ट दिखाता है, मेल लाइक इफेक्ट समझ सकते हो उसको, मस्त ग्रोथ कराता है। और मैम ये इस पे क्वेश्चन आया था, ये कौन से इफेक्ट दिखाते हाँ स्पेकुलेशन और मैम ये फीमेल लाइक दिखाते हैं। फीमेल लाइक। अब 16 मिनट्स लेट हो बेटा आप क्लास में, याद रह जाएगा ये? यस मैम। यस मैम। चलो इतना याद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे इथाइलिन पे। इथाइलिन पे क्वेश्चन आता है, ये पहला सिंपल गैसियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। रेगुलेटर। हमने क्या लिखा था, इथाइलिन कैसा फंक्शन दिखाता है, डुअल फंक्शन दिखाता है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि डुअल फंक्शन में से ज्यादा कौन सा दिखाता है, रेगुलेटर की तरह, मतलब की तरह दिखाता है ना, पढ़ी थी ना वो। इसीलिए बोलती हूँ एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज्यादा ये किस रीजन में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यूज जहाँ पे आपका सेनेसेंस चल रहा होगा, जहाँ पे आपका फ्रूट्स राइपनिंग हो रहा होगा, उसमें पाया जाएगा। तो सिंपली याद रखना, मैंगो होते हैं पहले कच्चे होते हैं ना प्लांट के ऊपर, आपने कभी देखा है कोई ट्री मैंगो का यस मैम। येलो येलो कलर के मैंगोज लटक रहे हैं? नो मैम कभी नहीं देखा। देखा नहीं ना? मैम। तो जो नो मैम। हम क्या करते हैं, कच्चे ही वहां से तोड़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर इथाइलिन लगाया जाता है, इथाइलिन गैस दिया जाता है, या फिर ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, फिर उसे पकाया जाता है उनको फ्रूट्स की राइपनिंग कराने में। मैम इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं ना? इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, नेचुरल रखिए। ओके। केमिकल नेचर में क्या बोलोगे, क्या है आपका, गैसेस है, और इसका प्रिकर्सर होता है इसका मेथियोनिन। मेथियोनिन कौन कोड करता है मेथियोनिन को? मैम स्टार्ट कोडोन। कोडोन है। स्टार्ट कोडोन कर। जी। ना, इसको जो डिस्कवर किया था इथाइलिन को, कजिन्स ने डिस्कवर किया था। अब ये कजिन्स वो भाई बहन वाला कजिन्स मत समझना, नाम था कजिन्स, एच का। ठीक है, कजिन्स के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था। क्लियर? यस मैम। चलो अगर इसका एक्सपेरिमेंट आपको देखना है तो एक्सपेरिमेंट में सिंपली ऐसे याद रखना कि हमने एक वो लिया, ऐसे समझ लो राइपन्ड ऑरेंज लिया था इन्होंने, और एक अनराइप बनाना लिया था। राइपन्ड ऑरेंज अनराइप बनाना दोनों को साथ रख दिया, फिर कुछ टाइम बाद देखा जो हमारा बनाना था ना वो भी राइपन्ड हो गया था,
पक गया था बनाना। बनाना भी तो आता है ना, पहले ग्रीन होता है फिर वो बाद में येलो हो जाता है, यस मैम। yes ma'am. तो पक जाता है उस टाइम पे। तो फिर ये बोला जाता है कि जो राइपन फ्रूट होता है ना, वो राइपन फ्रूट के प्रेजेंस में जब आप रखोगे उसकी वजह से भी फ्रूट्स पक जाते हैं इसीलिए कि वो अपने, बिकॉज ये गैसियस हार्मोन है तो गैस की फॉर्म में मैम रिलीज इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं ना पकाने के लिए फ्रूट्स को। के इंजेक्शन में भी वो, तो वो इथाइलिन के इंजेक्शन लगाता है। मैम लेकिन मैं जैसे एक दिन मैंगो लेने गई ना, तो मैंने उनसे पूछा ये पेड़ पे ही पकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको ना कार्बाइड दे के पकाया है। मैंने बोला इसके साइड इफेक्ट भी है? कह रहे हाँ। और फिर मैंने लिया ही नहीं, डर के। नहीं, इथाइलिन के साइड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है इथाइलिन के कोई और डेरिवेटिव्स बनाए गए होंगे, बस राइपनिंग फंक्शन करना है, ये नेचुरल है। उन्होंने सिंथेटिक्स और बना के अलग अलग होंगे मार्केट में, उनके थ्रू वो राइपन करा। ओके ठीक है, ये याद रहेगा सबको। बस यस मैम. अब क्या किया ना, एक और इसका एक्सपेरिमेंट होता है, उसको समझो। इसके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। इसके ऊपर ना एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। क्या किया, ऐसे समझ लो कि हमने कोई एक फ्रूट लिया, ठीक है, उस फ्रूट को हमने इथाइलिन दे दिया। तो इथाइलिन जो होता है ना, 3 टाइप से रिस्पॉन्सेस दिखाता है। जैसे ही इसको मैंने इथाइलिन दिया, ये पहले क्या करता है, अपने अंदर से सीडलिंग बनाना शुरू करेगा, या फिर इसको हम बोल देते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, सो वी कैन कॉल इट एपिकल हुक, इसके अंदर डेवलप होगा। फिर इसके अंदर लेटरल ग्रोथ स्टार्ट होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट जनरली सबसे पहले सीड के ऊपर किया गया था, तो यहाँ पे इसकी सेकंड में क्या हुई, लेटरल ग्रोथ हुई। एंड फिर इसका जो स्टेम वाला ये पार्ट निकला, ये बहुत ज्यादा स्वेलन अप हो गया था ऐसे, तो इसको बोल देते हैं स्वेलन अप स्टेम, स्वोलन स्टेम। इस टाइप के 3 रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। ये पहले छोटे से सीडलिंग बनवाता है, फिर उसके अंदर लेटरल ग्रोथ कराता है, फिर उस स्टेम बहुत ज्यादा स्वेलन अप हो जाता है वो। 3 रिस्पॉन्सेज, इसलिए इस टेस्ट का नाम ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट रख दिया। क्वेश्चन बहुत रहे, सिर्फ नाम टेस्ट पे पूछ देंगे कि इथाइलिन को आइसोलेट करते टाइम किस टेस्ट का यूज किया जाता है, क्या कौन सा टेस्ट ये शो करता है। जो टेस्ट ये शो करता है उसको बायो एसे हम बोलते हैं, बायो एसे। तो सिंपल याद रखना, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट याद रख लोगे। यस मैम. अब इसके आगे फंक्शंस पर, तो इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट, इसकी वजह से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है पहले सीडलिंग की, एंड फिर आपका जिसी को एपिकल हुक बोल देता है, देन स्वेलिंग ऑफ एक्सेस हो जाता है, लेटरल ग्रोथ इन्होंने हटा दिया ऐसे, देन आपका एपिकल हुक इन डाइकॉट सीडलिंग। इथाइलिन क्या प्रमोट करता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सेनेसेंस को ये प्रमोट करता है, एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स और लीव। सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, एब्सिशन का मतलब होता है टूट के गिर जाना। ये लीफ को, फ्रूट्स को बूढ़ा होने में, बिकॉज बूढ़ा ही तो हो रहा है ना, मेच्योर हो रहा है, हमारे फ्रूट्स पक रहे हैं ना, और वो पकेंगे प्लांट पे तो उनको टूट के गिरना तो है ही ना एक टाइम के बाद। तो ऐसे याद रखना, इथाइलिन का काम होता है फ्रूट्स को पकाना, तो फ्रूट को पका रहा है मतलब उनको बूढ़ा बना रहा है, तो ये सेनेसेंस प्रमोट कर रहा है, और ये बूढ़े हो जाएंगे तो प्लांट पे क्या करेंगे, प्लांट से टूट के गिरेंगे ना, एब्सिशन को भी प्रमोट करना पड़ेगा फिर इसको, याद रहेगा, प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन। इसका मतलब ये इफेक्टिव किस में है, फ्रूट्स की राइपनिंग कराने में, फ्रूट्स को पकाने में। इसके साथ फ्रूट्स को पका रहा है तो उनको ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है ये ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा, पीवाईक्यू में मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट चीज देखो मैम, क्लाइमैक्टिक का क्या मतलब होता है? बेटा, क्लाइमेक्टिक का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज के टाइप से, कि उसके अंदर रेस्पिरेशन में अचानक से वो चेंज लेके आ रहा है, रेस्पिरेशन ओके रेट मैम. तो ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होगी। ओके मैम. ठीक है, नेक्स्ट, पहला चीज सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है। अब आप खुद देखो,
सीडलिंग बनवा रहा है किसी सीड के अंदर, मेच्योर करा रहा है, तो भाई अब मेच्योर जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है। यस मैम। डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करेगा तभी तो जर्मिनेट कराएगा ना सीड को। तो यस next मैम। क्या होगा कि आपका सीड की क्या कर रहा है, डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक कर रहा है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा तभी सीड हमारा जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेशन को इनिशिएट कर रहा है किस किस के अंदर, पीनट सीड्स के अंदर, या फिर आपका पोटैटो ट्यूबर के अंदर जो स्प्राउटिंग होती है उसके लिए। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन इसके साथ साथ आपका रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन भी कर देता है, स्पेशली जो कि डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। जनरली जितने भी सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स है या फिर पार्शियली सबमर्ज है या फिर राइस प्लांट है, तीन के अंदर पार्शियली सबमर्ज पूरी तरीके से प्लांट वाटर के अंदर डूबे हुए हैं, पूरी तरीके से कंप्लीटली सबमर्ज है, या फिर राइस प्लांट, तीन चीजों में क्या करेगा, इंटरनोड इलोंगेशन या फिर पेटियोल इलोंगेशन कराएगा। और बाकी के जो प्लांट्स बच गए उनके अंदर इंटरनोड इलोंगेशन का काम कौन करता है? जी मैम। ठीक है। यस और मैम। कोई पूछ लेंगे तो इथाइलिन बता देना। इट हेल्प लीव्स एंड अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। अब ये क्यों इंटरनोड इलोंगेशन करा रहा है? ताकि जो हमारा प्लांट है ना वो वाटर सरफेस से ऊपर आ जाए। ये नीचे वाटर सरफेस है, इसको ट्राई करे कि भाई वाटर से, बिकॉज जितना ज्यादा उसका इंटरनोड होगा, जितना ज्यादा उसका इंटरनोड में, इंटरनोड समझते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, जितना ज्यादा होगा उतना ही वो वाटर के सरफेस पे आ पाएगा। और अगर लीफ को बाहर निकालना है तो लीफ को बाहर निकालना है, उसका पेटियोल का साइज ही तो बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट्स की भी प्रमोट करता है एज वेल एज रूट एयर फॉर्मेशन भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अलावा अब तक हमने और हार्मोन पढ़े, किसी में भी कोई भी रूट एयर फॉर्मेशन में प्रमोट नहीं कर रहा था, बट ये रूट एयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है ताकि प्लांट का ज्यादा, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है ये। रेस्पिरेशन बढ़ेगा, रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ना, ज्यादा Yes, और फूड बन, बिकॉज जल्दी जल्दी फूड ऑक्सीडाइज होगा तो जल्दी जल्दी फूड बनाना भी पड़ेगा, और फूड बनाने के लिए वाटर चाहिएगा, CO2 चाहिएगा, तो इसको वाटर की नीड ज्यादा रहेगी नहीं रहेगी? यस मैम। यस मैम। एरिया भी इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट सेनेसेंस प्रमोट करता है, एब्सिशन प्रमोट करता है। ये जो हमारे सीड्स बर्ड्स हो गए उनके डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करेगा, उनको जर्मिनेट कराएगा, फ्रूट्स की राइपनिंग कराएगा, और इसके साथ पेटियोल कराएगा, स्टेम इलोंगेशन कराएगा जनरली वाटर प्लांट्स के अंदर, और रेस्पिरेशन रेट बढ़वा देता है। तो इसका मतलब इसको ज्यादा वाटर की भी नीड होगी, तो ये रूट एयर फॉर्मेशन, रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। सारे फंक्शंस इंटरलिंक हो गए। यस मैम। एक साथ नेक्स्ट ये क्या करता है, इथाइलिन इज आल्सो यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग। अभी क्या कर रहा है, देखो फ्लावरिंग क्यों इनिशिएट कर रहा है, भाई फ्लावर बनेगा तभी फ्रूट बनेगा उसके अंदर। यस मैम। यस फ्रूट को उसको राइपनिंग कराना है, पकवाना है उसको फ्रूट को, तो भाई उसको चाहिएगा ना कि ज्यादा ज्यादा फ्लावर आए, उतने ही ज्यादा फ्रूट आएंगे, फिर उतना ही उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा उसका फंक्शन बढ़ेगा। यस मैम। फ्लावरिंग को इनिशिएट कराता है किसके अंदर, पाइनएप्पल के अंदर। इसके साथ साथ एक और एक हार्मोन था जो कि पाइनएप्पल के अंदर ही फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा था। ऑक्सीजन मैम। वेरी गुड, ये याद रखना है। ये पाइनएप्पल के साथ साथ मैंगो का भी कराता है फ्लावरिंग उसके अंदर इंड्यूस कराना। ये लिखा हुआ है, इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो ऑल्सो। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गए भाई, रूट्स पे भी दिखा रहा है, स्टेम पे भी दिखा रहा है, सीड्स पे भी दिखा रहा है, फ्लावर पे भी दिखा रहा है, फ्रूट्स पे भी दिखा रहा है, हर किसी पार्ट पे दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला PGR हो गया है नहीं एग्रीकल्चर में। यस मैम। widely used compound as a source of ethylene is एथीफोन। अब इस एथीफोन को लिखो, एथीफोन इज द आर्टिफिशियल एक्वस सॉल्यूशन। मैंने बोला था ना कि आप लोग बोल रहे थे इंजेक्शन भी लगाया जाता है, तो और इथाइलिन तो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं ना, इसका आर्टिफिशियल सोल्यूशन बनाते हैं मैम। एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। आर्टिफिशियल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन को ही हम एथीफोन बोल देते हैं।
एथिफोन क्या, एक्वस सॉल्यूशन रेडली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट्स, एंड ये रिलीज कर देता है अपने अंदर से धीरे धीरे इथाइलेंस। एथिफोन क्या करता है, फ्रूट राइपनिंग को हेस्टन, हेस्टन का मतलब एनहेंस कर देना टमाटो के अंदर, एप्पल के अंदर, एंड एक्सेलरेट कर देता है एब्से, वही ऊपर वाले फंक्शंस इन्होंने बता दिए। किसके इसके अंदर, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि कॉटन को थिन बनाएगा, चेरी वॉलनट्स इनको बनाएगा। फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लास्ट वाली लाइन, इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन है। फीमेल फ्लावर कुकुम्बर के अंदर, फीमेल फ्लावर समझ रहे हो ना, वो फ्लावर जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यस उसको प्रमोट करता है, thereby increasing the yield, इसीलिए उसकी yield बढ़ती है। ये फीमेल फ्लावरिंग कुकुम्बर, ये तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा बच्चों को क्वेश्चन। क्लियर सारे फंक्शन? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. The next one and the last one hormone we have abscisic acid. Acid. Abscisic acid क्या काम करता है, इनहिबिटर की तरह वर्क करता है ना। यस मैम। इसका केमिकल नेचर कैरोटीनॉइड, Yes, ma'am. और इसका प्रिकर्सर ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल इसका प्रिकर्सर। पढ़ो इसको। Was discovered for its role in regulating abscission dormancy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ABA ना इसको डिस्कवर किया गया अपने कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स, ये एब्सिशन को रेगुलेट करता है और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है। किसको, एब्सिशन और डॉर्मेंसी को। बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग, इसकी बाकी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट्स पे भी बहुत सारे रोल्स हैं। इट एक्ट एज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट के कुछ स्पेशल मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। अब किसको इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट करेगा कि भाई जो हमारा सीड है ना वो बहुत जल्दी जर्मिनेट ना हो जाए, वो या ज्यादा जर्मिनेट ना हो जाए। तो द नेक्स्ट वन, ये इनहिबिट करेगा किसके, सीड के जर्मिनेशन को। ऐसा कौन सा हार्मोन था जो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था? थाइलिन। Ethylene. और भी था, इथाइलिन का जिब्रालिक एसिड। काफी सारे थे है ना। यहाँ पे ये इसके 3 फंक्शन होता है। देखो अगर आप सिंपली लिखना चाहो ना, ये प्रमोट करता है किस किस को, ये पहले प्रमोट करता है सेनेसेंस को, एब्सिशन को और डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है। डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है। ये बोल रहा है आप ज्यादा टाइम तक डॉर्मेंट पीरियड में रहो, जर्मिनेट मत करो, इनहिबिट कर रहा है। तो 3 फंक्शन, प्रमोट सेनेसेंस, प्रमोट एब्सिशन एंड प्रमोट डॉर्मेंसी। एंड इसके साथ साथ इसी हार्मोन को हम एंटी ट्रांसपायरेशन हार्मोन बोल देते हैं। एंटी ट्रांसपायरेशन, तो ये हार्मोन जो होता है ना, याद रखना, एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड, GA एंड AA, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। GA एंड AA दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट। ये क्या कर रहा है, हमारा स्टोमेटा को क्लोज कराने में हेल्प कर रहा है। अब स्टोमेटा क्लोज हो रहे हैं तो ट्रांसपायरेशन कम होगा। Yes, ma'am. जिसको बोल दिया एंटी ट्रांसपायरेशन की तरह वर्क कर रहा है। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ प्लांट, क्या कि हमारा जो प्लांट है बहुत सारी स्ट्रेस वाली कंडीशंस को टॉलरेट कर पाए, सो दैट वी कैन आल्सो कॉल इट स्ट्रेस हार्मोन। यस मैम। मैम किस तरह का स्ट्रेस वैसे? वाटर स्ट्रेस, कि भाई प्लांट के पास वाटर की कमी है तो इस टोमेटो को क्लोज करा के उनको स्ट्रेस रिमूव कराएगा, ओके मैम। इसलिए हम इसको स्ट्रेस हार्मोन बोल रहे हैं। इसके साथ साथ ये सीड की डेवलपमेंट भी कराएगा, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है। ABA हेल्प करेगा सीड को टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब अगर हमारे सीड के अंदर कुछ ऐसे, मतलब ऐसे समझ लो कि सीड को भी आपने देख सुना होगा, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, वाटर चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए,
है ना। अगर हमारे सीड के पास वो वाला टाइम मतलब वो प्रॉपर कंडीशंस नहीं है तो ये बोलेगा सीड को कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो मत करो, विथस्टैंड डेसिकेशन, उसका डेसिकेट होने से उसको बचाएगा। इसीलिए वी कैन कॉल इट एबीए एंटागोनिस्टिक टू जीए, जीए के एंटागोनिस्टिक ही होता है। ठीक है, यस मैम। मैम जी तो वही ना गैस वगैरह। जीए मतलब जिब्रेलिक एसिड, ओके मैम। जिब्रेलिक गैसेस हार्मोन मत समझना, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, वी मे समराइज दैट फॉर एनी and every phase of growth, differentiation or development of plant, one or the other PGRs have some role to play. Some roles could be complementary और कुछ roles antagonistic, मतलब कुछ roles हो सकता है दो हार्मोन्स के सेम हो, कुछ एक दूसरे के अपोजिट हो। ये इंडिविजुअलिस्टिक भी बात कर सकते हैं या फिर सिनर्जिस्टिक, अलग अलग भी फंक्शन कर सकते हैं या एक साथ मिलके भी फंक्शन कर सकता है। तो इसमें जनरली ये तीन चीज याद रखना, प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस को, एब्सेशन को, डोर्मेंसी को, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और एंटी ट्रांसपायरेशन आएगी। ये पॉइंट सिंपली याद रख लोगे, हो जाएगा एबीए के बारे में। क्लियर है ना यहाँ तक सबको? यस मैम। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट वन टॉपिक ये ऊपर वाला कैसे लिखा है, फोटो पीरियडिज्म। ऐसे ही कुछ फोटो पीरियडिज्म समथिंग टर्म हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन के टाइम पे, वो क्या था? फोटोट्रोपिज्म। यस मैम पढ़ा था। फोटोट्रोपिज्म ऑक्सीजन के अंदर देखा गया था ना कॉन्सेप्ट फोटोट्रोपिज्म। जब ये चैप्टर पढ़ते हैं ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे जब क्वेश्चन में टॉपिक आता है ना कि ऑक्सीजन के अंदर कौन सा प्रोसेस था, फोटो पीरियडिज्म मार्क करके आ जाता है। तो फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, लाइट के प्रेजेंस में मूव करना। फोटो पीरियडिज्म का मतलब होता है कि लाइट कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल। तो ऑक्सीजन का ही था ना जो मैं पढ़ा था, वो फोटोट्रोपिज्म था ऑक्सीजन का, ये फोटो पीरियडिज्म है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन जब सामने आएगा ना तब कंफ्यूजन होगी। तुम्हारे याद है ना ट्रोपिज्म मूवमेंट हो रहा था, होता ना ऊपर वाला कोलियोप्टाइल वाला टिप। यस मैम उसको करते। तो पीरियडिज्म, पीरियडिज्म का मतलब होता है कितने टाइम पीरियड के लिए। सो वी कैन कॉल इट ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फोटो पीरियड। और प्लांट का रिस्पॉन्स की मतलब आपके प्लांट को कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट मिल रही है, उस टाइम पीरियड में प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उस प्रोसेस को फोटो पीरियडिज्म बोल देंगे। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। यस मैम। समझ आ रहा है? Response of plant toward duration of light is known as photoperiodism, and photoperiod का मतलब होता है duration of light। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था हमारे गार्नर एंड एलार्ड साइंटिस्ट ने। गार्नर एंड एलार्ड साइंटिस्ट ने टोबैको प्लांट के अंदर देखो इसको। अब इन्होंने क्या देखा, टोबैको प्लांट को क्या किया, एक बार 12 घंटे के लिए लाइट में रख दिया, एक बार 5 घंटे के लिए रख दिया। तो इन्होंने देखा जब प्लांट को 12 घंटे तक के लिए लाइट में रखा तो उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन जब सिर्फ 5 घंटे के लिए लाइट में रखा तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो गई। तो इसका मतलब जो टोबैको प्लांट है उसको फ्लावरिंग करने के लिए ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, कम ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए? कम। 5 घंटे में दे दिया। तो इसीलिए टोबैको प्लांट को इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जो टोबैको प्लांट है ना, दिस इज अ शॉर्ट डे प्लांट। मैम कम मतलब 5 घंटे में दिया था तो तब फ्लावरिंग आई थी उसके ऊपर। आप 5 घंटे में दिया ना, 12 घंटे तक जब लाइट दी तब तक कोई फ्लावरिंग नहीं, यस 5 घंटे के लिए दी तब फ्लावरिंग करना उसने शुरू किया। अब आप बोल सकते हो मैम देखो 12 घंटे में जब 5 घंटे उसके पूरे हो गए तब भी तो उसके अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू हो सकती है। यस मैम। नहीं, जब पूरी लाइट मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट में रह रहा है उसके रिस्पॉन्स में उसके अंदर फ्लावरिंग होनी इनिशिएट होती है। मैम जैसे कि 5 घंटे लाइट रही तो फ्लावरिंग मतलब लाइट जब चलेगी तब फ्लावरिंग होती है। हाँ, जब लाइट पूरा मिल जाएगी उसको, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा ना तब।
तो इसी बेसिस पे जिस प्लांट को ज्यादा लाइट चाहिए होती है उसको लॉन्ग डे प्लांट, जिसको कम लाइट चाहिए उसको शॉर्ट डे। अब इन्होंने देखो, अब आप बोलोगे मैम ये किस बेसिस पे डिसाइडेड है? ये डिसाइडेड है, इनके क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है, एक कंडीशन होती है कि भाई इस प्लांट को इतनी ही लाइट चाहिए। अगर आपने लेट्स सपोज टोबैको प्लांट के लिए जो क्रिटिकल थी वो थी इसकी 5, मान लेते हैं 5 इसकी क्रिटिकल वैल्यू थी, और हमने इसको कितनी दी? 12 दी। क्रिटिकल से अबव हमने इसको लाइट दी, कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। क्रिटिकल से अबव दी, कोई फ्लावरिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब ये क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। जब हम इसको क्रिटिकल से कम देंगे, आप इसको पूरा दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट दे देते तब भी फ्लावरिंग कर देता, 3 घंटे दे देते, 4 घंटे दे देते, ये इसकी क्रिटिकल है कि भाई अगर 5 से ज्यादा दोगे तो इसके अंदर जो फ्लावर बनाने वाला टिश्यू है ना वो डैमेज हो जाएगा। फ्लावर बनाने वाला, मैम इससे कम अगर देंगे तो वो बनाएगा? हाँ अगर कम देंगे तो बनाना शुरू कर देगा वो। बिलो पे ही क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम पे बनाएगा। क्रिटिकल की भाई इतना तो मैक्स है उसका। जैसे कि आपको बोल दें कि भाई आप लेट्स सपोज साक्षी है कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी क्रिटिकल है कि आप पूरे दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो सेल्फ स्टडी, 8 मैक्स आपने बना के दे दिया। अगर आपको कोई 10 घंटे पढ़ाने के लिए बोल दे, लेक्चर वाला ले लेता है कि आप डेली अभी 2 लेक्चर लेते हो, ड्रॉपर वाले बच्चे डेली 5-5 लेक्चर लेते हैं, तो 5 में से उनका 4 मैक्स है। किसी दिन हम 5 लेक्चर कर देते हैं तो 5वें लेक्चर में वो आते नहीं है, तो इसका मतलब वो 2 लेक्चर देते हैं तो 2 में भी आते हैं, 1 लेंगे 1 में भी आएंगे, 3 लेंगे 3 में भी आएंगे। क्रिटिकल कितना है उनका? 4 है। 5 गायब से यस आया समझ में? यस चाहिए क्रिटिकल से ऊपर जाओगे नो फ्लावरिंग तो शॉर्ट डे प्लांट है। लेकिन अगर हमने 4 से भी 5 लेक्चर कर रहे हैं तब भी बच्चा रेट में बहुत मेहनती बच्चा है, लॉन्ग डे उसका कैपेसिटी है पढ़ने का, लॉन्ग टाइम तक वो लाइट को ले सकता है, तो लॉन्ग डे प्लांट बोल देंगे। और डे न्यूट्रल वाले क्या होंगे? डे न्यूट्रल वाले भाई कम दे दो ज्यादा दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो सारे लेक्चर्स में आ जाएंगे, वो होंगे हमारे डे न्यूट्रल। आया समझ? एग्जाम्पल लिख लेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट का एग्जाम्पल होता है कुकुम्बर, टोमेटो, टमाटो, कॉटन, पेपर। और शॉर्ट डे कॉटन पेपर साथ में है? टोबैको क्या बेटा? हम कॉटन और पेपर अलग अलग है साथ में? कुकुम्बर तो और उसमें आता है ना लॉन्ग डे। नहीं बेटा डे न्यूट्रल में आता है ये। शॉर्ट डे में टोबैको, सोयाबीन और आपका एक शुगर केन। और लॉन्ग डे में आता है व्हीट, रेडिश एंड स्पैनिश। इस पे क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग डे प्लांट की डेफिनेशन स्टेटमेंट बना बना के दे देंगे अजीबो गरीब, वो पहचान लें कौन सा प्लांट। यस मैम मैम राइस जो होता है शॉर्ट डे प्लांट में आता है लॉन्ग डे। कौन सा? राइस, राइस भी आपका लॉन्ग डे में है। मैम इसको इमेजिन कर सकते हैं मैम, राइस मतलब खेत में उगता है तो उसमें ज्यादा धूप देते रहते हैं तो ऐसा होगा। कैबेज मैम शॉर्ट में आएगा फिर। कैबेज भी लॉन्ग में आएगा। अब एक चीज समझो, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे आता है, आपका ये फोटो पीरियड में एग्जैक्टली ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से कि लाइट कम में बन रहा है, किसी में ज्यादा में किसी में कुछ भी। तो यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो लाइट को फील कर रहा है, जो लाइट को ट्रैप कर रहा है, वो तो हम पढ़ते हैं लाइट को ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करता है ना। लेकिन ये कौन ट्रैप कर रहा है कि भाई लाइट को कितने टाइम पीरियड तक के लिए मिल रही है, कितने टाइम पे? तो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन जो होता है हमारा फोटो पीरियड के केस में लीफ होता है। लीफ के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, ये हाइपोथेटिकल है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है ये लीफ के अंदर पिगमेंट, ये इसको बोल देते हैं फोटो। और ये माना जाता है
ये फोटोक्रोम अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज नॉन एज फ्लोरिजन। और ये फ्लोरिजन क्या करता है, आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम को कन्वर्ट करा देता है फ्लोरल मेरिस्टेम में, और फिर ये फ्लोरल मेरिस्टेम बनवाता है आपका फ्लोरल बर्ड, एंड फ्लोरल बर्ड से ही आपका फ्लावर बनना शुरू होता SAM क्या है? है। मैम ऐसे SAM दोबारा बोलो। ऐसे मतलब एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। हो गया। ठीक है ना। तो ये था आपका फोटो पीरियड का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर भी आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। एग्जैक्टली लोगों ने वही डेफिनेशंस आपको बना के दिए, डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, तो उसको भी आप ध्यान रखना। ये फोटो पीरियडिज्म वाला रिस्पॉन्स को बोलते हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन जो होता है लाइट का, वो लीव्स होती हैं। ये हाइपोथेटिकली बताया गया है कि यहाँ पे एक हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। ये हार्मोन माइग्रेट होता है लीफ से कहाँ पे, शूट एपेक्स में, मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम में फ्लावरिंग इंड्यूस कराता है। और यही आपका हार्मोन क्या करता है, जहाँ पे प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड्स को पहचानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का काम क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन लिखना। ये काम क्या करता है, आपका सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड ने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया और फिर फ्लावरिंग हुई, अब उसके बीच के टाइम पीरियड को रिड्यूस करा देता है। डेफिनेशन लिखने जाओ, पूरा डेफिनेशन लिख लो। टाइम पीरियड बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग इज रिड्यूस्ड। इसका काम ये है वर्टिलाइजेशन का। अब आप बोलोगे मैम ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बेसिकली अगर सिंपली समझे तो ऐसा कर रहा है ना कि हमारे फ्लावर के होने को, मतलब फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होने दे रहा है। ये प्लांट को बोल रहा है कि भैया फ्लावरिंग थोड़ा धीरे करो, या फिर ऐसे समझ लो सीड को बोल रहा है कि आप मेच्योर हो, मतलब जर्मिनेट होने के लिए आप टाइम लो अच्छे से। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ये चाहता है कि फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आए वो प्रॉपर टाइम लेके ग्रो करे, प्रॉपर टाइम के साथ ग्रो करे, जल्दी ही, मतलब ऐसे वैसे ही ना ग्रो हो जाए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक प्रॉपर टाइम ले, उनके अंदर प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ना हो जाए। प्रिकॉशियस का मतलब होता है जल्दबाजी। प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को लेट करा देता है ग्रोइंग सीजन में, एंड एनेबल द प्लांट्स टू हैव सफिशिएंट टाइम, ताकि उनके पास मेच्योरिटी तक जाने के लिए सफिशिएंट टाइम बच जाए। इसीलिए सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच के टाइम पीरियड को रिड्यूस करा देता है। आया समझ में कुछ? यस मैम। मैम लो और टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको। हाँ ये मेथड है ना, ऐसे ही थोड़े ना है किसी के अंदर भी ऐसे ही प्रोसेस करा देगा। मेथड है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लांट को लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। सेकंड, प्लांट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जिब्रेलिन यूज करना पड़ेगा। क्यों जिब्रेलिन यूज करेंगे, जिब्रेलिन क्या करता है? मैम रिपेनिंग ऑफ फूड को मैम रोकता है और उसकी शेप। ये भी तो बोलता है ना फ्रूट को ज्यादा टाइम पीरियड तक के लिए रहे प्लांट के ऊपर, यस सर। टाइम ले मेच्योर होने में। मैम क्वेश्चन क्या पूछा आपने? क्या मैम क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? आपने क्वेश्चन क्या पूछा? तो जिब्रेलिन की मेथड में ना वर्नलाइजेशन कराने में जिब्रेलिन का यूज करते हैं, तो क्यों कर रहे होंगे जिब्रेलिन का यूज, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। मैम क्योंकि वो राइटनिंग को प्रिवेंट करता था ना, तो फिर इसके लिए इसका यूज करते थे। और वो प्रिपेयर करता था, वो बोलता था फ्लावर को कि अच्छे से टाइम लो मेच्योर होने। यस मैम। भाई तो पहला मेथड लो टेम्परेचर देंगे, लिखो जल्दी जल्दी से। सेकेंड जिब्रेलिन देंगे,
ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे। ये कर देंगे, हो जाएगा प्लांट के अंदर वर्नलाइजेशन। पढ़ो अब क्या लिखता है। दीज आर देर आर प्लांट्स फॉर विच, जिनके अंदर फ्लावरिंग जो होती है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना लो टेम्परेचर में रह रहे हैं, ऐसे प्लांट। इस फेनोमेनन को बोलते हैं वर्नलाइजेशन, जहां पे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग अच्छी, उसकी क्वालिटी क्या है और उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, कितने फ्लावर्स बन रहा है, वो लो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी को इन्होंने वर्नलाइजेशन बोलते हैं। क्या करता है, प्रिकॉशंस, जल्दबाजी वाली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को लेट करा देता है ग्रोइंग सीजन में, ताकि प्लांट को सफिशिएंट टाइम मिल जाए मेच्योरिटी तक जाने के लिए। वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, उसको लो टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक देके हम फ्लावरिंग को प्रमोट कराता है। सम इम्पोर्टेंट फूड प्लांट जैसे कि एग्जांपल व्हीट, बार्ले, राई हैव टू काइंड्स ऑफ वेराइटीज, विंटर और स्प्रिंग वेराइटीज। मतलब अगर आप जनरली देखोगे ना कि विंटर में एक कोई भी फ्रूट है वो अच्छी क्वालिटी का आता है एज कम्पेयर टू द समर, एज कम्पेयर टू द स्प्रिंग। ये वाला कि लो टेम्परेचर में उसके अंदर फ्रूट फ्लावरिंग अच्छे से होते हैं, इसलिए उसके अंदर फ्रूट्स भी अच्छे बनता है। द स्प्रिंग वेराइटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग सीजन, जो स्प्रिंग वेराइटी वाले प्लांट्स होता है उनको स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराता है, कम टू फ्लावर एंड फिर उनके अंदर ग्रेन्स आता है बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, सीजन ग्रो करने से पहले ही उनका ग्रेनिंग हो जाता है। विंटर वेराइटी वालों को जनरली क्या करता है, वो स्प्रिंग सीजन में प्लांट करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्प्रिंग वैरायटी वाला था, उसको स्प्रिंग सीजन में ही प्लांट किया और नेक्स्ट सीजन आने से पहले उसको फिनिश भी करा दी उसकी। लेकिन जो विंटर वाले हैं उसको हमने क्या करता है, वो स्प्रिंग सीजन में लगाता है। वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावरिंग, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाता उस टाइम पे, लेकिन प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पेन ऑफ फ्लावरिंग सीजन में अपने ग्रेन्स बना लेता है। हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, फिर हम उसको किस सीजन में लगा सकते हैं, उसको ऑटम सीजन में लगवाता है। स्प्रिंग सीजन को स्प्रिंग वाले में लगवाएंगे, उसी में उसका प्लांटिंग वगैरह सब कुछ फिनिश कर देंगे। लेकिन हमने क्या किया, स्प्रिंग वाले को स्प्रिंग मतलब विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में लगा के देखा, तब हमने देखा कि उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जो ग्रेन था उसने क्या किया, एक टाइम पीरियड में ही फ्लावरिंग सीजन तक वो पहुंच गया। इसीलिए ऑटम सीजन में हम लगाना शुरू करते हैं। दे जर्मिनेट करते हैं एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स, विंटर्स आते आते वो क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे सीडलिंग्स में बनने शुरू हो जाएंगे। रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में पूरा ग्रोथ चलती रहेगी एंड फिर उनका हार्वेस्टिंग कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, मिड समर्स में हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। ऑटम में लगाया, ठीक है, जर्मिनेशन हुआ, पूरा विंटर में उनके अंदर क्या हो गया, सीडलिंग्स वगैरह बने अच्छे से, फिर स्प्रिंग सीजन में प्रॉपर ग्रोथ हुई उनकी एंड मिड समर में उनको कट कर दिया गया, मतलब उनके अंदर से फ्रूट्स वगैरह निकाल दिए गए। एक और एग्जांपल है वर्नलाइजेशन का, जो कि बाइनियल प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। बाइनियल प्लांट्स, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ भी। ये मोनोकार्पिक प्लांट्स होता है। मोनोकार्पिक प्लांट्स आपने पढ़ा होगा ये ऑलरेडी। यस मैम, सिंगल कार्पेट एंड डाई इन द सेकंड सीजन, एक ही सीजन में फ्लावरिंग दिखाता है, सेकंड सीजन में डाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल याद रखना, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये कॉमन बाइनियल प्लांट है। सब्जेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ अ बाइनियल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट करता है उसके अंदर फोटो पीरियड फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। सिर्फ याद रखना वर्नलाइजेशन के लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जिब्रेलिन रिक्वायर्ड है, और ये दो पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, सिर्फ उसको याद रखना। इतना क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन बस ये टेम्परेचर वाला पूछ लेते हैं, लो टेम्परेचर ये, हाई टेम्परेचर ये, इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन ये नहीं पूछते। और वर्नलाइजेशन में वही हाइपोथेटिकल वाली चीज है कि वर्नलाइजेशन आखिर का होता क्यों है, क्योंकि मानते हैं हाइपोथेटिकली एक वर्नेलिन नाम का हार्मोन होता है जो ये काम कराता है पूरा का पूरा। अगर हम इसमें बात करें किसका ऑर्गन ऑफ परसेप्शन क्या होता है, सीड के केस में ऑर्गन ऑफ परसेप्शन क्या होता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो परसेप्शन ऑर्गन होता है। और अगर हम उसमें बात करें शूट एपिकल मेरिस्टेम में उसका सीडलिंग बनता है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम उसका ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हो जाता है। एम्ब्रियो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन लो टेम्परेचर को लेगा और फिर ज्यादा टाइम तक लेगा आपका सीड जर्मिनेशन और आपका फ्लावरिंग, उसके बीच में टाइम पीरियड को कम करा दिया जाएगा। आया समझ में? यस नेक्स्ट वन वी हैव सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी वाला मैम नया है क्या टॉपिक? हाँ ये नया टॉपिक, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं होगा ना? नहीं है मैम, नहीं है।
मैम नहीं है है। पुरानी मैम पुरानी है। नहीं है। पुरानी है तो उसमें है, लेकिन कट गए थे ये मैम 11th में है नहीं। गवर्नमेंट सीट। तो नए वाले भी नहीं होगा फिर मैम। आई नो पुरानी में होगा नहीं होगा, बट है वाला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। सीड डोमेंसी का मतलब क्या होता है? डोर्मेंट पीरियड को ब्रेक कराना। इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं प्लांट सीड के, वही सीड के जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। जर्मिनेट का मतलब उसके अंदर सीडलिंग नहीं बन पा रहा है। तो अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तो कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी जो उसको रोक रही होंगी। यस मैम। तो जब सीड जर्मिनेट होने में फेल हो रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंडीशंस जो है वहां पे वो फेवरेबल, व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, जब सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। इन सीड्स को हम बोलते हैं कि अब वो सीड किस पीरियड में गया हुआ है? डॉर्मेंट पीरियड में गया हुआ है, विच इज कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट भी सीड का मैटर करता है। इंटरनल एनवायरमेंट क्या? कि भाई जो सीड है वो इम्पर्मिएबल हो गया ऑक्सीजन और वाटर के लिए। सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक हार्ड सीड कोट आके, इसको ऐसे लिख लेना, लिख लो चलो इस वाले टॉपिक को। हमें क्या कराना है देखो, डोरमेंसी का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को? जर्मिनेशन को सीड रोकता है। तो जर्मिनेट हो रहा है, सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है ना, लिखना है Yes. इसको। मैम इसमें 10 to 15% वाटर बचता है ना हमारा लास्ट में। देखो अब हमें क्या कराना है, सीड एक डोरमेंट पीरियड में चला गया, उसका रीजन क्या हो सकता है सीड डोरमेंसी पीरियड में है? सबसे पहले सीड के बाहर एक हार्ड सीड कोट आके लग गया होगा, ये हो सकता है। या फिर वो इम्पर्मिएबल हो गया है, किसके लिए? ओटी और वाटर के लिए। या फिर उसके अंदर इमेच्योर एम्ब्रियो बन रहा है, अभी एम्ब्रियो ही मेच्योर नहीं हुआ है उसका। या फिर उसके अंदर कुछ केमिकल इनहिबिन्स आ गए हैं जो सीड के क्या कर रहे हैं, सीड को डोमेंसी के अंदर लेके जा रहा है। केमिकल इनहिबिट में एग्जांपल लिख लेना, एबीए। व्हाट इज एबीए? HCl। एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट लिखो फिनोलिक एसिड। नेक्स्ट वन लिखो पैरा एब्सकॉर्बिक एसिड। ये केमिकल इनहिबिट्स होता है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी। फिर हमें क्या करना है, हमारे पास क्या क्या मेथड्स है सीड की डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए? मेथड्स टू ब्रेक डोमेंसी लिख रहे हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड, एक होता है नेचुरल मेथड। अब देखो नेचुरल वाला समझते हैं पहले। नेचुरल में हम क्या करेंगे, अगर हमारे सीड के बाहर क्या हो गया, एक हार्ड सीड कोट आ गया है, तो उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन करा देंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर दे, इसके सीड कोट को डाइजेस्ट करा दे। ठीक है। या फिर अगर सपोज उसके पास कोई केमिकल इनहिबिन आ गया है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस उसकी चेंज कर देंगे। क्या एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज कर देंगे? उसके अंदर लाइटनिंग ज्यादा या कम करा देंगे, उसके अंदर टेम्परेचर उसको ज्यादा या कम देके देख लेंगे कि ये जो केमिकल इनहिबिट्स है इनका इफेक्ट को कम कराएंगे। इसमें यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल में अगर हार्ड सीड कोट आ गया है तो उसको एसिड सोल्यूशन में रख देंगे ताकि उसका हार्ड सीड कोट डिकम्पोज हो जाए। अल्कोहल सोल्यूशन में डाल देंगे, या फिर उसके हार्ड सीड कोट को नाइफ से कट करा के विग्रस शेकिंग भी उसका करा सकते हैं। ये सब हम यहाँ पे करा सकता है। हार्ड सीड कोट वाला हो गया। और अगर केमिकल इनहिबिन है तो क्या करेंगे तो उस केस में आर्टिफिशियल में लो टेम्परेचर दे देंगे, वही नेचुरल वाला ही मेथड होगा। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरली वेट करेंगे लो टेम्परेचर होने का, मतलब विंटर सीजन का। केमिकल में उसको लो टेम्परेचर में रख देंगे, उसको जिब्रेलिक एसिड दे देंगे, या फिर उसके अंदर नाइट्राइट्स डाल देंगे। जिब्रेलिक एसिड क्या काम करता है, डोरमेंसी को ब्रेक कराता है ना। यस मैम। बस मैम नाइट्राइट क्या करेगा? नाइट्राइट उसको
केमिकल इनहिबिटर, जो इनहिबिटर वहां पे आ गया ना, उस इनहिबिटर को एक टाइप से ऐसे उसकी एक्टिविटी को कम करेगा, उसके साथ जाके बाइंड कर देगा इनहिबिटर्स के साथ। मैम दूसरी वाली स्लाइड दिखा दो थोड़ा सा, नेचुरल वाली में। मैम मैम इसके नोट्स भेज देना आप आज ग्रुप में, मेरा थोड़ा साइड वाला रह गया है। लिख लो ना सारा, फिर वो कलर नहीं हो रहा है। या फिर मैं हैंड रिटन वाले भेज दूंगी, हो गया मैम मैम। जो एनसीईआरटी है ना वो वाला चाहिए मुझे। जो एनसीईआरटी में लिखा है साथ साथ। हाँ मतलब भेज देना बुक, तो थोड़ा साइड बाय साइड लिखा होता है तो अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे करते हैं। ये सी डोमेंसी को पढ़ोगे, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज कर दो, लाइट, टेम्परेचर, नाइट्राइट, जिब्रेलिक एसिड, ये सारा लिखा दिया। माइक्रोबियल एक्शन, ताकि उसका एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, नाइफ से कट कर दिया, सैंड पेपर से रब कर दिया, विग्रस शेकिंग कराया। ऑलमोस्ट सारी चीजें रही है। चैप्टर फिनिश। यस मैम। मैम अब ये वाला चैप्टर तो हमारा डन। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग? इससे पहला कौन सा चैप्टर है? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के लेक्चर आप लोगों ने देख लिए क्या? यस मैम। अच्छा, एक चीज ना मेरे को आज ये चीज थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आप लोगों का ना प्लानर भी थोड़ा बनाना है। एक चीज देखो, सबसे पहले लिस्ट में सही हो गया जो कौन सा? मैम वही ना, मेरा नेम शो नहीं हो रहा था, ऑनलाइन स्टूडेंट आईडी शो हो रहा था। यस मैम, मेरा सही हो गया, सर ने भेजा था मुझको। नहीं किया, बट हो गया होगा सबका। ओके मैम। मैम मैम डीएमबीएस पे बायो के लिंक नहीं आता। मैंने डाले ही नहीं हुए वहाँ पे। जैसे हम बायो का भी और फिजिक्स का भी। ये प्रॉपर बैच की क्लास तो नहीं ले पाते तो मैं तुम्हारे अटेंडेंस को कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना? नहीं, वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस है कि अगर बाय चांस स्कूल नहीं गए हुए या कुछ भी, तब ले सकते हो। रिकॉर्डिंग होती है, देख लिया करो। रिकॉर्डिंग्स देख वो लियो। हमारी एक्स्ट्रा अटेंडेंस हो जाएगी, जितनी अटेंडेंस हो रही है उससे एक्स्ट्रा। नहीं, अटेंडेंस नहीं मिलेगी। मैम हो जाती है। अरे वो टाइमिंग से होती है ना, टाइमिंग। टाइमिंग रेगुलर, आप लोग रजिस्टर्ड तो इस बैच में हो ना, दूसरे बैच में किसी भी बैच में चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। ऐसे इन लिंक में आपने थोड़े ना स्टूडेंट आईडी डाला, अटेंडेंस लग जाएगी। मैम निगम की लग गई थी, 105 थी। बट हाँ, ऐसे लगती नहीं है। तो भाई बताओ, प्लांट फिजियो, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, इसका प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर पढ़ लिया, इसके बाद इसका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है हम लोगों को? हम रेस्पिरेशन ही कर दो। रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन मैम वो तो कर लिया वाला। ट्रांसपोर्ट वाला बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट मैंने अभी कल ही फिनिश किया है, 2 लेक्चर्स में पूरा डिटेल करा के, 1.5 घंटे के 2 लेक्चर। मिनरल वाला करा दो, मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला। यस मैम कर दो वो। यस वो मैम तो करा देना। यस मैम। रिवीजन क्लास होगी, बट बायोटेक कल तो रिवीजन क्लास होगी। बायोटेक में क्या रिवीजन करोगे? मैम रिवाइज कर लिया है बायोटेक। हाँ मैम लेगी। कल मेरी क्लास है ना आप लोगों के साथ? यस मैम। यस। नहीं मैम, कल तो नेहा मैम लेंगी ना शायद रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास है तो फिर अभी पता नहीं कौन लेगा, बट हाँ रिवीजन क्लास होगी तो रिवीजन कर लेना फिर। और अगर मेरे साथ ही हुई तो हम लोग, बट नहीं, दूसरे बैच के बच्चे भी होता है, रिवीजन ही कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर ट्यूसडे हमारा क्लास होगा, या फिर मैं ना संडे में भी एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ अब, बट फिर अगर संडे में आप मैम ले लिया करो। ड्रॉपर वालों की लेती मैम है। बहुत कम बच्चे आते हैं ना संडे में। हम तो आ जाएंगे लेकिन दूसरों का कोई भरोसा नहीं है। यस मैम हम साथ में एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं ना संडे में मैं सोच रही हूँ वो पढ़ाना कॉकरोच। यस मैम। मैम रख लेना, हम आ जाएंगे फिर। यस मैम पढ़ा देना। तो मैं आप लोगों को सैटरडे शाम रात में बता दूंगी कि किस दिन, मतलब किस टाइम क्लास होगी। ट्राई की मैं सुबह ही लेती हूँ वैसे तो क्लास, आज मैंने सुबह 8 बजे ली थी ड्रॉपर वालों की, जिसमें आज एनाटॉमी के क्वेश्चंस कराए मैंने उनको।
हाँ संडे में इस बार मैं कॉकरोच फिनिश कराऊंगी, पूरा वन शॉट में कॉकरोच निपटाने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी कराना है मुझे, वो 11th वाले बैच को भी कराना है और ड्रॉपर वालों को भी कराना है, तो तीनों का एक साथ पड़ जाएगा। यस मैम। ठीक है। Yes. और फिर उसमें ट्यूसडे से हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करें, आई गेस रेस्पिरेशन इन प्लांट या फिर मिनरल से वाला करा दो। न्यूट्रिशन। ठीक है, हम मिनरल न्यूट्रिशन कर लेंगे, यस मैम। चलेगा। 2 लेक्चर्स Yes. उसमें। मम्मी अपने सेल बायोलॉजी का अरे ये मैं यूनिट्स पूछ मैम रही हूँ। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करा दूं या फिर अरे नहीं नहीं मैम, पहले प्लांट वाला खत्म कर दो। प्लांट फिजियो निपटाता है, और उससे पहले ना मैं आप लोगों को ये चाहती हूँ आप लोगों से कि जो बाकी कुछ चैप्टर्स है ना, इनका थोड़ा आइडिया मेरे को बताओ कौन कौन से। देखो डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड आप लोग पढ़ लोगे, यस मैम। क्लासिफिकेशन मैंने करा दिया था ना एक बार शायद। यस हाँ मैम। बंद करा दिया। एनिमल किंगडम पढ़ लोगे खुद से, ये उसका एक आप लेक्चर लोग बता दो मैम एनिमल किंगडम। मैम एनिमल किंगडम बता देना एक बार। मैम आप बता देना। तो मैम भूल जाते पढ़ के बार बार, पता नहीं। चलो मैम कोऑर्डिनेट के जो वो है ना, वो लास्ट वाले मतलब वो करते हैं। ठीक है सर, उसमें बताओ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर तो कर लिया है, यस मैम। मॉर्फोलॉजी मैम। मॉर्फोलॉजी करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से कॉकरोच आप लोगों को अर्थवर्म भी आता है मैम। अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। थोड़ा 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 कर देंगे। और तो अच्छा है। और उसमें आओ सेल बायोलॉजी वाला, जिसमें सेल बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल मैम। यस मैम। यस मैम। बायोमॉलिक्यूल्स करना है। यस मैम बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। प्लांट फिजियो में हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन करना है, ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब प्लांट फिजियो तो पूरी करनी है ना आप लोगों को। यस मैम पूरा है। और ह्यूमन फिजियो में डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है डाइजेशन मतलब पूरा ही रहेगा। और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और मैम वो इंटीग्रेशन। लास्ट वाला चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल वाला। मैं वो वाला तो खुद चैप्टर से कर 21 एंड लूंगा। 22 16। मैम हाँ। पहले डाइजेशन वाला आप करा देना, वो क्योंकि डिलीट था तो उसका मैम कुछ भी आइडिया नहीं है। सुनो। इस वाले एनिमल किंगडम मॉर्फोलॉजी कॉकरोच पहले इसको निपटाएंगे। विल ट्राई कि सितंबर पर नहीं, आप लोग तो उसके लिए चले जाओगे ना, फिर आपके एग्जाम्स हैं 20 से। हम लोग अक्टूबर तक सुन लो भाई, पूरे अक्टूबर तक मैं आप लोगों का प्लांट फिजियो तक और ये वाले चैप्टर पूरा निपटा देंगे, पूरा अक्टूबर। ठीक है, पूरा नवंबर हम लोग प्लांट फिजियो करेंगे। यस मैम। वाले तो आप लोगों के बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे ना दिसंबर से। यस मैम आप मतलब प्लांट फिजियो करा के फिर उसका एक टेस्ट बना के हमारा टेस्ट भी ले लेना मैम। इकोलॉजी का भी तो वो भी तो चाहिएगा ना, इकोलॉजी में भी टाइम जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शंस है ना, फिर 4 चैप्टर है और स्ट्रेटजीज वाला भी रह रहा है अभी। तो इसमें से आप लोग ये करना, जो प्लांट फिजियो है ना, प्लांट फिजियो में से मैं एक एक 2 चैप्टर्स आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करूँ। जैसे रेस्पिरेशन प्लांट है, उसका रिकॉर्डिंग देखना, मैंने लेटेस्टली यूट्यूब पे पढ़ाया है। मैम, वो देख